तो इस कंडीशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था कि हम लोगों ने तीन डिफरेंट कंडीशन से हम लोगों ने अपनी बात को खत्म किया था, जिसमें हेमीजाइगस कंडीशन, होमोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल के मेन कैरेक्टर्स जो उन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स used by मेंडल। ठीक है, कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल। मेरी आवाज सही आ रही है ना आपको? यस सर। चलिए दोस्तों, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में अगर ध्यान से देखें तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में दो कैरेक्टर ही डोमिनेंटली होते हैं। देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, और मैंने कई बार देखा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ देते हैं, तो रटे नहीं, समझे। ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर जो होगा वो दो तरह का होगा। वो कौन कौन सा कैरेक्टर है? पहला कैरेक्टर होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर यूज किया था, उस सातों पेयर्स को उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में डिफरेंशिएट कर रखा था। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। दोस्तों, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कंसीडर किया था पहला कैरेक्टर जिसको कहते हैं हाइट। ठीक है, हाइट। तो हाइट को उन्होंने कंसिडर किया था, और हाइट का ये तो कैरेक्टर हो गया, और हाइट के दो ट्रेट होते हैं, है ना। वो ट्रेट कौन कौन से थे भैया? एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। एकदम इत्मीनान से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने कंसीडर किया था रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है। तो दूसरा कैरेक्टर उन्होंने यूज किया रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में। अच्छा, किसी भी, अब चूंकि उन्होंने प्लांट में काम किया था, तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर या ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे। अगर देखना चाहे तो 2 के ए में अगर देखें तो उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होंगे? एक होगा फ्लावर होगा, उस कंडीशंस में दूसरा कैरेक्टर कौन होगा? फ्लावर होगा तो फ्रूट होगा ना दोस्तों। और फ्लावर फ्रूट हो गया तो अल्टीमेटली फ्रूट जब पक जाता है, राइपनिंग के बाद वो जब खत्म होता है, तो अल्टीमेटली वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो 3 कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसीडर किया। तो एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, तो रेस्ट 6 कैरेक्टर्स ना इसमें उन्होंने कंसीडर किया। फ्लावर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो फ्लावर के रिस्पेक्ट में उन्होंने कंसीडर किया था दूसरा कैरेक्टर कौन सा? कलर। और तीसरा कैरेक्टर था फ्लावर का पोजीशन। समझते रहना दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। अच्छा,
ये कलर का दो पार्ट उन्होंने कंसीडर किया, ठीक है। या तो कलर जो होगा फ्लावर का कलर वो होगा वायलेट होगा, और नहीं तो व्हाइट होगा, उन्होंने व्हाइट कंसीडर किया। पोजीशन के रिस्पेक्ट में कि फ्लावर जो होता है उसका पोजीशन किस तरह का होगा, तो एक होगा टर्मिनल होगा और दूसरा होगा एक्सियल, ठीक है। ये कंडीशन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज को कंसीडर करते हुए फ्रूट की तरफ देखा, ठीक है। तो फ्रूट के रिस्पेक्ट में उन्होंने दो कैरेक्टर, कलर इसमें भी कॉमन था, मैं अगर बोलूं। अच्छा, टर्मिनल और एक्सियल की बात बताएं तो क्या होगा, टर्मिनल किसी भी प्लांट में टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर होगा इसका, ठीक है, टर्मिनल फ्लावर पे होगा। और एक्सियल है कि मान लीजिए ये कंडीशंस है, इधर लीफ या उसका ब्रांच निकला हुआ है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसका फ्लावर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये फ्लावर दो पोजीशन पे। अब फ्रूट के रिस्पेक्ट में उन्होंने फिर कंडीशन चौथा कैरेक्टर लिया, किसका, फ्रूट में कलर का लिया इसमें भी, और इस कंडीशन मतलब, और पांचवा कंडीशन इसमें उन्होंने फ्रूट का शेप का लिया। शेप के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो इस कंडीशंस में, मतलब कलर के रिस्पेक्ट में फ्रूट की अगर हम लोग बात करें तो कलर क्या होगा, येलो होगा, येलो होगा, और दूसरा होगा ग्रीन। इस कंडीशन में शेप के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो शेप के रिस्पेक्ट में इन्फ्लेटेड कंडीशन होता है, इन्फ्लेटेड कंडीशन होता है, और दूसरा होगा कंस्ट्रिक्टेड। पांच हो गया। पांच के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखें तो सीड के रिस्पेक्ट में बात को करना चाहते हैं। तो सीड को भी उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, और उन्होंने इसका दो कैरेक्टर, मतलब सीड के दो वैरायटी को उन्होंने कंसीडर किया, जिसको कहते हैं, छठे पोजीशन पे आएगा कलर। अगर आप देखें तो कलर तीनों में है, ध्यान रखें, कलर, और सातवें पोजीशन पे है तुम्हारा शेप, ठीक है। तो शेप दोनों में था, फ्रूट के में भी था और इसमें भी। तो कलर जो था सीड का दो तरह का, उन्होंने येलो किया और ग्रीन किया। शेप के रिस्पेक्ट में किया इस कंडीशन में, तो राउंड किया और यहाँ पे रिंकल्ड किया। समझ में आया ना? तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि उन्होंने हाइट को किस कैरेक्टर में कंसीडर किया था, वेजिटेटिव कैरेक्टर में। फ्लावर, फ्रूट और सीड के कलर पोजीशन, कलर शेप या कलर शेप के रेस्पेक्टिव जितने भी कैरेक्टर थे उसको किस में कंसीडर किया उन्होंने, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। तो ये इस तरीके से याद करने का और समझने का तरीका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँ, अब स्टार्ट हुआ मेंडल का सबसे पहला कैरेक्टर, मतलब उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्सेप्ट देने के लिए बात आगे बढ़ाई थी, उसको कहा था उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हम लोग अच्छे से अगर देखना चाहें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना, दो तरह का है, मतलब दो तरह ने दो बातों को अपने अंदर रखे हुए हैं, जिसमें एक बना है मोनो और प्लस हाइब्रिड। मोनो मतलब होता है सिंगल या वन, और हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सिंग। ये तो लोकल लैंग्वेज पर मिक्सिंग। अब चूंकि हम लोग जेनेटिक्स कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक्स, विद रिस्पेक्ट टू अगर जेनेटिक्स हम लोग बात करें तो जेनेटिक्स हमें बताता है कि जेनेटिक्स में तो हम लोग डीएनए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना,
तो डीएनए से रिलेटेड हाइब्रिड टर्म जो होगा वो क्या है ये देखना है, ठीक है। तो जरा देखो हाइब्रिड, हम लोग जैसे हाइब्रिड अगर किसी भी चीज को बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड करने के लिए सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि दो डिफरेंट स्पीसीज को अगर हम लोग कंसीडर करना चाहें, तो हाइब्रिड कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो कंसीडर करते हैं टू डिफरेंट स्पीसीज को, ठीक है। इस कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट बच्चे, आप कंसीडर कर सकते हैं, मतलब हाइब्रिड बनाने के लिए हम लोग दो स्पीसीज को, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2, अब इन दोनों को जब मिक्स करवाते हैं तभी ना एक हाइब्रिड बनता है ना दोस्तों। जैसे मार्केट में अभी अगर देखें तो क्या कहते हैं, जैसे मान लो मार्केट में हम लोग एक एक तरह का फ्रूट मिलता है, अमरूद है, अमरूद को ही देखो तो एक अमरूद मैंने एक वैरायटी का देखा है कि नॉर्मली जो हम लोग अमरूद खाते हैं तो उसपे क्या होता है, उसके सेंटर में बीज वगैरह होता है ना, हम लोग जो जनरली अमरूद खाते हैं। बट एक अमरूद मेरे गांव में भी है और मैंने मार्केट में भी देखा है, जब उसको कट करते हैं तो उसमें एक भी बीज नहीं होता और उसके सेंटर में ना कैविटी होता है। और वो कैविटी किसकी तरह हुआ, नाशपाती कभी खाया आप लोगों ने, तो नाशपाती में भी तो कैविटी होता है ना बीच में। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया होगा, जब मैंने उसके माली से पूछा जो उस प्लांट को डेवलप किया था, तो उन्होंने बोला कि सर ये अमरूद जो है ना नाशपाती से क्रॉस करवाया गया है, मतलब नाशपाती और अमरूद को मिक्स करके एक नया वेराइटी बनाया गया, नया एक हाइब्रिड बनाया गया। तो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से होता है। तो अब इस चीज को डीएनए के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो फ्रॉम टू ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम टू ओरिजिन, ठीक है, अगर टू डिफरेंट डीएनए को, अगर हम टू डिफरेंट डीएनए को, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का है, इसको अगर हम लोग मिक्स करें तो जो सामने आएगा वो हमारे कंडीशन में क्या होगा, वो हाइब्रिड होगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड विद रिस्पेक्ट टू डीएनए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। क्योंकि इस हाइब्रिड में, मेरी बात को समझे, इस हाइब्रिड में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इस हाइब्रिड में टू ओरिजिन्स के, दो डिफरेंट ओरिजिन के डीएनए मिक्स हुए हैं, तो वैसे इंडिविजुअल जो हाइब्रिड इंडिविजुअल बना है, हाइब्रिड इंडिविजुअल जो बना है इस कंडीशन में, हाइब्रिड इंडिविजुअल जो बना है, ये हाइब्रिड इंडिविजुअल जो होगा ना इस कंडीशंस में, वो कहलाता है, उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोजाइगोट, ठीक है ना। ये हेटेरोजाइगोट, ये इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, आप अगर लास्ट क्लास को याद करें तो मैंने कहीं कहीं पे बताया था जाइगस एंड जाइगोट के बारे में, ना, जाइगस एंड जाइगोट के बारे में मैंने बताया था आपको। तो मैंने बताया था ना कि जाइगस जो है वो सेल या क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि जाइगोट जो होता है ये एक सफिक्स के फॉर्म में, दोनों तो सफिक्स के फॉर्म में ही यूज करते हैं और ये इंडिविजुअल के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो देखो ना, ये इंडिविजुअल कैसा हो गया, हेटेरोजाइगोट कंडीशन, बिकॉज क्योंकि उसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए मिक्स्ड है। क्या मेरी बात समझ में है? तो ये जो कंडीशन है वो कैसा हो गया, हाइब्रिड हो गया। मेरी बात समझ में आएगी, बोलो। यस सर। तो इस कंडीशंस में मोनो हाइब्रिड जो है, तो अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू डीएनए मिक्सिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करें किसी पार्टिकुलर, तो मोनो हाइब्रिड को हम लोग अगर एक्सप्लेन करें कि फॉर वन कैरेक्टर
है ना। फॉर वन कैरेक्टर हम लोग हाइब्रिड डेवलप करते हैं, हाइब्रिड डेवलप करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टडी किस में करते हैं, मोनो हाइब्रिड के केस में, मोनो हाइब्रिड के कंडीशंस में। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा मोनो हाइब्रिड का, प्लीज, आप लोग जानती भी होंगे। ठीक है, तो when single character is used at a time in the experiment है ना, उसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना, मतलब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या कंसीडर किया, सिंगल कैरेक्टर, है ना, सिंगल कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट। समझ में आया ना, ये सिंगल कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ाता हूं। नहीं सर। ठीक है, चलिए अब चलो देखो, 2-3 बातें और ध्यान रखें। मेंडल साहब ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था, उन्होंने क्या कह सकते हैं, उनका जो ऑफस्प्रिंग था, उन्होंने जो ऑफस्प्रिंग बनाया था वो अब उसके पेरेंट जो थे वो पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर थे, एकदम ध्यान रखेंगे, प्योर थे कंडीशन। प्योर का क्या मतलब होता है, मतलब फॉर द पार्टिकुलर कैरेक्टर उसके जो जीन्स थे वो आइडेंटिकल थे। जैसे कोई भी अगर क्रॉस हो रहा है तो उसमें पेरेंट 1 होंगे, उसमें पेरेंट 2 होंगे। ये पेरेंट 1 और पेरेंट 2 जो है ना वो प्योर थे। अब चलो देखो मैं बताता हूँ इसका कैसे समझना है। तो प्योर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मान लो कोई कैरेक्टर हमने लिया कैपिटल टी, है ना, ये किसके लिए कैरेक्टर, इसका कौन सा था, हाइट से रिलेटेड था, हाइट था, और उसके जेनेटिक जीनोटाइप थे कैपिटल टी, और इस कंडीशन में स्मॉल टी लिए। तो देखो इसमें कैपिटल टी लिखा और इसमें स्मॉल टी लिखा, तो अगर मैं इसके बजाय कैपिटल टी लिखता ना तो ये प्योर नहीं होता। ठीक है, पार्टिकुलर जीन के, ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। बट यहाँ पे फॉर द पार्टिकुलर कैरेक्टर हाइट के लिए जो उसके जीनोटाइप थे वो प्योर थे, जिसमें 100% सेम ही टाइप के जीन थे। कैपिटल टी है तो कैपिटल टी ही है, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब इस कंडीशन से, ये तो जाइगोटिक कंडीशन है। अब यहां से इस कंडीशंस में हमारा गैमेट निकलेगा, है ना। तो अगर फादर की तरफ से देखें तो गैमेट के फॉर्म में कैपिटल टी निकलेगा एक सिंगल, और मदर की तरफ से निकलेंगे तो स्मॉल टी आएगा इस कंडीशन में। क्लियर है ना। जब दोनों फ्यूज्ड हुए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में आया सामने। ठीक है, ये इसको कहते हैं F1, या इसको कहेंगे फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, है ना। F1 इज रिस्पॉन्सिबल फेलाइल, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, फर्स्ट फेलाइल। ठीक है, या इसको प्रोजेनी कहेंगे, फर्स्ट प्रोजेनी भी कहेंगे। ठीक है, F1 इज फेलाइल, है ना, FILIA। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी के रेस्पेक्ट में। तो चूंकि मेंडल ने ये जो कैरेक्टर सामने लिया था ना, तो मेंडल को ये हेटेरोजाइगस कंडीशन ही मिले, इसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसके पेरेंट थे F0 पोजीशन पे, वो 100% प्योर होना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जरा गौर से समझे इस बात को, ये इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है।
मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेंडल ने अपने क्रॉस में पेरेंट हमेशा ये लिया, इनिशियल कंडीशन में पेरेंट हमेशा प्योर लिया, और जिसके कारण से उसके जो F1 ऑफस्प्रिंग जो मिलते थे वो हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हाइब्रिड कंडीशन में मिले। अब चूंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन या हाइब्रिड कंडीशन मिले तो इसके लिए पेरेंट क्या चाहिए था, प्योर चाहिए था ना। अगर मान लो, अगर मैं आपको दूसरे ये में दिखाऊं, कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ले लूं, तो पॉसिबिलिटी है ना कि इसके F1 जनरेशन में कैपिटल टी वाला भी मिल सकता है, स्मॉल टी वाला भी मिल सकता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी मिल सकता है। इसमें 3 तरह के जीनोटाइप मिलने की संभावना है, बट मेंडल को तो सिर्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला ही चाहिए था, और इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी वाला जो मिक्सिंग हेटेरोजाइगस कंडीशन था वो तभी के मिलेंगे जब इसके पेरेंट जो होते हैं वो प्योर कंडीशन में हो। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। यस सर। अब ये सारी बात को तो मैं फिर से इसको फ्रेश लिख रहा हूं, P1 यहाँ पे P2, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कंडीशन में जब इसके F1 प्रोजेनी जब मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म मिले थे वो सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, और वो कौन से कैरेक्टर को शो कर रहे थे, मतलब कौन से ट्रेट को शो कर रहे थे, सॉरी, वो था टॉल। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कंडीशन एक आता है सेल्फिंग। अब मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म मिले थे ना उसको आपस में ही क्रॉस करवा दिया। सेल्फिंग को दिखाने के लिए ना इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, सेम कंडीशंस को ऊपर से नीचे कर देते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फिंग। समझ में आ रहा है ना? सेल्फिंग करवाया उन्होंने। सेल्फिंग करवाने के बाद उन्होंने देखा कि इसके जो नेक्स्ट जनरेशन में मिला, तो सेल्फिंग इन द सेंस कि इसी का मदर भी लिया होगा और इसी का फादर लिया होगा। बोलो, जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस कंडीशन में तो मदर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बोले तो ये कंडीशन, और फादर के कंडीशन में अगर हम लोग बोले तो ये कंडीशन होता है। क्लियर है ना? अब इनका सेल्फिंग करवाया, तो सेल्फिंग करवाने के लिए पनेट स्क्वायर में अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके जो गैमेट निकलेंगे कैपिटल टी एक निकलेंगे, स्मॉल टी एक निकलेंगे, कैपिटल टी एक निकलेगा, स्मॉल टी एक निकलेगा। और पॉसिबिलिटी है इस कंडीशंस में, ये वाला कंडीशन ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, और ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल टी मिलेगा, फिर इस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी भी मिलेगा, इस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और इस कंडीशन में स्मॉल टी कंडीशन मिलेगा। ठीक है। ये जो है ना इसको कहते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम लोग बोले, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बोले तो यहाँ के कंडीशन में है ना दो तरीके के ऑब्जर्वेशन को हम लोगों को कंसीडर करना है इस रिजल्ट के आधार पर। पहला, हमको इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर देखना है, फिनोटिपिक कैरेक्टर देखना है, और दूसरा कैरेक्टर देखना है जीनोटिपिक कैरेक्टर, है ना। तो दोस्तों मैं आपको पहले जीनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या था, मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, जीनोटिपिक कैरेक्टर का डेफिनेशन मैंने बताया था ना जीनोटाइप का, कि इट इज द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेट। जीनोटाइप इज द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। जरा देखो, इस कंडीशन में ये टॉल मिलेगा, इस कंडीशन में भी ये टॉल मिलेगा, इस कंडीशन में भी ये टॉल मिलेगा, और इस कंडीशन में भी ये क्या मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा दोस्तों। जीनोटाइप का डेफिनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स या एलील्स, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी ये एक एलील है, कैपिटल टी एक एलील है, दूसरे टॉल में कैपिटल टी एक एलील है और इसमें ये स्मॉल टी एक एलील है, इसमें कैपिटल टी एक एलील है, दूसरा एलील स्मॉल टी है, और इसमें दोनों स्मॉल टी है इसके एलील के। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो ये दोनों सेम टाइप है, ये एक सिंगल टाइप के हैं और ये एक सिंगल टाइप का है। तो अगर जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में ये बताएगा ये 1:2, 2:1 होगा।
अगर मैं इस तरह से बोलूं तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये होगा स्मॉल टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या है? प्योर टॉल है ना? स्मॉल टी क्या है? प्योर ड्वार्फ है। समझ में आ रहा है दोस्तों? और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? मिक्स्ड ड्वार्फ है, मिक्स टॉल है, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, मिक्स ड्वार्फ है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो फिनोटाइप क्या होता है दोस्तों? फिनोटाइप जो होता है ये एक्सप्रेस होता है अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप। यही मैंने लिखवाया था ना, फिनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो फिनोटाइप क्या होता है? ये एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेशन जो होता है एक्सप्रेस होता है अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है। यस सर। तो इस कंडीशन में दोस्तों फिनोटिपिक कंडीशन, ये एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन जो मुझे आंख से दिखता है। तो देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो टॉल कितने हो गए भैया? टॉल हो गए 3, और ड्वार्फ कितने हो गए? है ना? और ड्वार्फ कितने हो गए? 1, जो हमें दिख रहा था। हाँ, तो ये कंडीशन होता है फिनोटाइप और जीनोटाइपिक कंडीशन में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब चलो इससे रिलेटेड मैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बताता हूं विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो देखो, अगर हम जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में अगर कंसीडर करें, जीनोटाइप में तो हमें मिला था 1:2:1, तो यही मेरे टोटल टाइप, इट्स टोटल प्रोजेनी क्या होगा? नंबर कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1 = 4। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इसको कितने मिले? 4। ठीक है। अब इस आउट ऑफ 4, ठीक है, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो डोमिनेंट कंडीशन में या जिसको कहेंगे प्योर टॉल अगर बोले, उस कंडीशंस में मतलब कैपिटल टी कितने मिले थे? 1 मिला था। आउट ऑफ 4 में रेसेसिव या कहें प्योर ड्वार्फ अगर बोले तो ये कितने मिले? वो स्मॉल टी और ये कितने मिले? 1 ही मिले। अरे बोले। और इस कंडीशन में जो मिक्स टाइप मिला था, जिसको हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगोट कंडीशन बोल सकते हैं, क्योंकि अब एक्सप्रेस हो गया इंडिविजुअल रेस्पेक्ट में, तो जाइगोट्स के रेस्पेक्ट में, तो इसमें कितने मिले थे? जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में था, वो 2 मिला था। यही था ना? तो ये कितने थे? आउट ऑफ 4। ये कितना था? आउट ऑफ 4। और ये कितना है? आउट ऑफ 4। ठीक है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी हैविंग द कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंट या प्योर टॉल इन F2 जनरेशन, तो 1:4। प्योर रिसेसिव के रिस्पेक्ट में अगर बोलेगा तो आप 1:4 ही बोलेगा, और मिक्स टाइप और हेटेरोजाइगस कंडीशन में बोलेगा तो 1:4 ही बोलेगा। अच्छा दोस्तों, इसको 1/2 नहीं बोलिएगा, ध्यान रखें, 2/4 ही बोलिएगा। क्लियर है ना? मैं बता दूंगा आगे चल के, आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बट 2/4 ही बोलिएगा, 1/2 ना बोले तो अच्छा रहेगा। क्लियर है इस कंडीशन में? चलिए इस कंडीशन में चलिए दोस्तों, तो अब हम इसलिए हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट टॉल। तो कितना हो गया? टॉल कितने कितने से मिल रहा था? 1/4 से मिल रहा था, जिसमें कैपिटल थी। और इस कंडीशंस में अगर देखे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी से भी मिल रहा था, तो 1/4
सॉरी 2/4 इसमें मिल रहा था, तो टोटल टॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट ड्वार्फ, तो कितना मिलेगा ड्वार्फ, तो हमें स्मॉल टी से ही मिला था और वो 1/4 ही था, तो देखेंगे 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 होगा। अगर टोटल अगर हम लोग देखें टोटल कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में बोले तो 3/4 को 1/4 से ऐड करोगे ना तो 4/4 मिलेगा और वो 1 होता है। देखो ये वेरीफाई भी हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोबेबिलिटी जितना भी किसी भी कैरेक्टर और किसी भी फीचर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो जब सबको जोड़ दीजिएगा ना तो 1 से अधिक कभी नहीं आएगा, ना 1 से अधिक होगा ना 1 से कम होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। चलिए अब डिपेंडिंग अपॉन द above observation we can use following formula। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉलोइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट कौन कौन सा पहला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो पहला कैरेक्टर में आप टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n। दूसरा फॉर्मूला आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटाइप देख लिया तो जीनोटाइप देखिए, तो ये भी हो जाता है जीनोटाइप क्या होगा 3n। तीसरा कंडीशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ गैमेट्स, तो इसका फॉर्मूला 2n। ये बेहतरीन यूज में आने वाला ये फॉर्मूला है। कैसे, वेयर अभी देखेंगे 2-3 फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस चीज को। वेयर n जो होता है, n इज द नंबर ऑफ heterozygous position in the given genotype। दोस्तों मैं बोल रहा हूं ना, इस पॉइंट से आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दें क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन पोजीशन इन द गिवन जीनोटाइप। कैसे, आप जरा चेक करो इस कंडीशन में, मेरी बात को समझे। जैसे मान लो मैं कोई कैरेक्टर लेता हूं, कैपिटल टी, फिर ले लो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये तीनों अलग अलग चीज है। जरा मुझे पहले बताएं ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बताइए प्लीज। ये होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है? होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन ये नहीं है। ये दूसरा वाला कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है? बोलो। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है। ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, और ये हेटेरोजाइगस। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना आ गया है कि होमोजाइगस कंडीशन कौन होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं और कोशिश करते हैं बात को रिट्रीव करने की। तो इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपको कोई एक जीनोटाइप दिया गया और वो जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये कंडीशन है। ये तीन कैरेक्टर को कंसीडर करके, है ना, एक जीनोटाइप बनाएंगे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ये। तो चलो जरा मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं और होमोजाइगस कितने हैं, जरा बताइए प्लीज। एन की वैल्यू इसमें क्या है? अरे देखो यहाँ पे ये कैपिटल ए और स्मॉल ए हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना। देखो ना, कैपिटल टी है स्मॉल टी की तरह दो अलग अलग है, तो ये एक हो गया।
कैपिटल बी स्मॉल बी किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसमें मिक्सिंग टाइप है तो इसमें भी इससे भी एक मिलेगा। कैपिटल सी स्मॉल टी इसमें भी एक मिलेगा। तो तीनों को मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन इसमें कितने हैं? 3 है दोस्तों। अरे बोलो। यस सर। और इसमें होमोजाइगस कंडीशन कितना है? 0 है। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन से आप लोगों को पूछ लिया जाए, लिंक चला जाएगा तो लिंक शेयर करूंगा मैं, इससे आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो 2 रेज टू पावर n था, तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 फिनोटाइप इसमें मिलेंगे। अगर दूसरे कंडीशन में अगर जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 3 रेज टू पावर n, तो 3 रेज टू पावर 3 इक्वल टू कितना? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 टाइप के जीनोटाइप इसमें मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैमेट्स अगर हमें निकालना होगा तो 2 रेज टू पावर n लिखेंगे, तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2